नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म द एजुकेशन अड्डा पर। मेरा नाम है हेमलता जैन और आज हम प्रारंभ करने वाले हैं ज्योग्राफी की तीसरी क्लास। पिछली क्लास में हमने देखा था, अगर हम पहली क्लास की बात करें तो हमने पहली क्लास में देखा था अपनी कि अक्षांश रेखाएं क्या है और भारत में इनका महत्व क्या है, भारत को हम किन अक्षांश रेखाओं के माध्यम से समझा सकते हैं, उसकी स्थिति का वर्णन कर सकते हैं। दूसरी रेखाएं देखी थी हमने देशांतर रेखाएं, जो हमारा पिछला लेक्चर था कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है। और आज हम देशांतर रेखाओं के आगे का जो टॉपिक है ना, आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं साथियों अपनी आज की क्लास। ठीक है, तो हमने देखा था हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, देशांतर रेखाएं, है ना। क्या चल रहा था, देशांतर। क्या चल रहा था, देशांतर रेखाएं। ठीक है, अब एक चीज, देशांतर रेखाएं क्या थी, तो थी क्या वो, मैंने आपको बताया था कि ये क्या मान लिया हमने, ग्लोब मान लिया, अपनी अर्थ मान ली, पृथ्वी मान ली, और उस पर जो खड़ी रेखाएं हैं जो पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी भाग में क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, उन रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी पर कैसी खड़ी रेखाएं हैं, लंबवत रेखाएं हैं, वर्टिकल लाइंस है जो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही हैं। ये सभी रेखाएं जो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, सारे लॉन्गिट्यूड्स जाके नॉर्थ पॉइंट, है ना, नॉर्थ पोल, ठीक, नॉर्थ पोल ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर क्या होते हैं, आपस में आकर मिल जाते हैं। जितने भी लॉन्गिट्यूड है वो सारे जहां के नॉर्थ पोल, है ना, सारे लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आके सारी लॉन्गिट्यूड है, सारी देशांतर रेखाएं एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं, है ना, क्योंकि पृथ्वी का शेप कैसा है, जियोड है। तो ये जो देशांतर रेखाएं आकर मिल कहाँ रही हैं, यहाँ जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल में क्या हो जाती है, आकर मिल जाती है। ठीक है, और बीच में ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं हम ग्रीनविच, है ना, ग्रीनविच मीन लाइन। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम है अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, इंटरनेशनल टाइम लाइन या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। ठीक है, कौन है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन क्या है, इंटरनेशनल टाइम लाइन है, या इसे ग्रीनविच मीन लाइन या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, एक चीज हो गई कि देशांतर रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं लंबवत रेखाएं हैं या कैसी है, वर्टिकल है ना, कैसी है, वर्टिकल लाइंस है। ठीक, दूसरा क्या इनके बीच की जो दूरी है ना, क्या जो देशांतर रेखाएं हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है साथियों, क्या वो हर जगह सेम है, क्या हर जगह सेम है, तो नहीं, है ना। देशांतर रेखाओं की दूरी क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं कि देशांतर रेखा छोटी बड़ी हो रही, ऐसा नहीं है, इनकी दूरी कहाँ, ग्लोब पर, है ना। ऐसे नहीं कि एक देशांतर रेखा ने अपना पैर पीछे खींच लिया, छोटी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि जैसे आप कहाँ देख रहे हो, है ना, ये 20 से क्या जा रहा है, सेंटर से 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे क्या बोलते हैं हम, भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं साथियों, भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर। क्या कहते हैं, इक्वेटर। ठीक है, यही कहते हैं। तो ये क्या, जब आप देखोगे कहाँ, इन देशांतर रेखाओं को या इन लॉन्गिट्यूड्स को, तो इनके बीच की अधिकतम दूरी कहाँ पर दिख रही है साथियों, आपको कहाँ दिख रही है, तो भूमध्य रेखा पर, है ना। इनके बीच की जो अधिकतम दूरी है वो कहाँ है, भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर पर। ठीक है, तीसरी, ठीक, देशांतर रेखाओं की सबसे, देशांतर रेखाएं कहां जाकर मिल रही हैं,
तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सारी देशांतर रेखाएं जाकर क्या हो रही है, मिल जा रही है। एक तरह से आप ये मान लो, रग्बी फुटबॉल देखा है आपने, है ना, रग्बी फुटबॉल मैच देखा है, ठीक है। नहीं देखा है तो मैं बता देती हूँ क्या होता है। नमस्ते लंदन मूवी सबने देखी होगी, है ना, नमस्ते लंदन मूवी सबने देखी होगी। तो उसमें जो अक्षय कुमार जो बॉल लेकर दौड़ता है वही होती है रग्बी फुटबॉल, और उसका शेप कैसा होता है, इसी टाइप का उसका क्या होता है, शेप होता है, ठीक है। और हमारी पृथ्वी का जो शेप है वो भी कुछ इस प्रकार का ही है, ठीक है, वो भी कैसा है, कुछ इसी प्रकार का है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दिया था मैंने ताकि आप समझ सको। अब अगर कोई भी लाइन कहाँ से स्टार्ट करोगे, नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से स्टार्ट किया आपने खींचनी, तो वो जाकर अगर नॉर्थ पोल से स्टार्ट किया तो वो जाकर कहाँ मिलेगी, साउथ पोल में, या फिर आपने साउथ पोल से स्टार्ट किया तो वो जाकर कहाँ मिलेगी, नॉर्थ पोल में। मतलब कि जितनी भी देशांतर रेखा है, जितने भी लैटिट्यूड्स है, सॉरी लॉन्गिट्यूड्स है, वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जाकर क्या करते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, ठीक है। क्या ऐसा अक्षांश रेखाओं के साथ हो रहा था, क्या ऐसा अक्षांश रेखाओं के साथ हो रहा था, नहीं हो रहा था ना। अक्षांश रेखाएं क्या थी, पृथ्वी पर समानांतर या पैरेलल खींची गई क्या थी, रेखाएं थी, इसी टाइप से थी, ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं। जबकि जो खड़ी रेखाएं हैं, खड़ी रेखाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, देशांतर रेखाएं। तो इसी प्रकार से आपको क्या देखने को मिलता है ना, पृथ्वी का जो ग्लोब है ना, जो मानचित्र है पृथ्वी का ग्लोब, जिसे हम बोलते हैं एक नमूना, जिसको हम पृथ्वी मानकर क्या करते हैं उसका अध्ययन, कि इसके ऊपर ये कॉन्टिनेंट है, ये अक्षांश है, ये देशांतर रेखा है, ये भूमध्य रेखा जा रही है ना, ये ग्रीनविच मीन लाइन जा रही है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन जा रही है। ये सारी चीजें हम, मतलब ये सारी चीजें पता करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं साथियों, तो एक नमूने का एक ग्लोब मान लेते हैं, हम एक मानचित्र बना लेते हैं ग्लोब पर, उस पर हम ये आसानी से देख सकते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यदि आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं समझ नहीं आए तो आप क्या करेंगे, एक फुटबॉल ले लेंगे और फुटबॉल पर क्या करेंगे, आप खड़ी लाइनें खींचेंगे और आड़ी लाइनें खींचेंगे, ठीक है। खड़ी लाइनें खींचेंगे और आड़ी लाइनें खींचेंगे, तो आप जो खड़ी लाइनें होंगी, है ना, जो नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ की ओर आप खींचेंगे, एक पॉइंट मान लेंगे, क्या करेंगे आप, एक फुटबॉल लिया, उसका एक पॉइंट मान लिया नॉर्थ, एक पॉइंट मान लिया साउथ। जब आप नॉर्थ से स्टार्ट करके साउथ में उस लाइन को लेकर जाएंगे तो जितनी भी वर्टिकल लाइंस आएंगी, जितनी भी खड़ी या लंबवत रेखाएं आएंगी, उन्हें आप क्या मानेंगे, देशांतर रेखाएं। जबकि आप जब कैसी, पृथ्वी जो आपकी फुटबॉल है उसके सेंटर से होते हुए जो लाइन खींचेंगे वो क्या हो जाएंगे, आपकी अक्षांश रेखाएं। क्लियर, ठीक। अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि आज अपने को पढ़ना क्या है। तो जो देशांतर रेखा है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड्स है वो क्या है, लंबवत रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा पर कैसी है, सबसे ज्यादा इनके बीच का डिस्टेंस होता है, और इस भूमध्य रेखा पर इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, तो 111.32 किलोमीटर। कितनी है, 111.32 किलोमीटर, ठीक है। क्या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ भी इतनी ही दूरी होगी, क्या आप ये कह सकते हैं यहाँ भी इतनी ही दूरी होगी, तो नहीं। जबकि अक्षांश रेखाएं जो है, लैटिट्यूड्स जो है, इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। अब एक पॉइंट आता है कि हमें समय के बारे में कैसे पता चलता है, कैसे हमें पता है कि भारत में क्या हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं, लंदन में उस टाइम कुछ और टाइम हो रहा होगा, अमेरिका में कुछ और टाइम हो रहा होगा। तो कंफ्यूजन हो सकता है ना कि हम यहाँ से निकले, अभी पता चला इंडिया में भी मध्य प्रदेश में कुछ और टाइम हो रहा है, छत्तीसगढ़ में कुछ और टाइम हो रहा है, आंध्र प्रदेश में कुछ और टाइम हो रहा है, तमिलनाडु में कुछ और हो रहा है, गुजरात में कुछ हो रहा है। तो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि एक ही कंट्री में इतने अलग अलग टाइम, हर स्टेट के सीएम ने क्या किया, नहीं नहीं हमारा अलग टाइम होगा, हम पूरे इंडिया से अलग चलेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो ये अगर ऐसा होता तो क्या होता, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता। और जो टाइम जोन्स है, टाइम जोन्स की कल्पना इसीलिए की गई, टाइम जोन्स इसीलिए बनाए गए ताकि किसी देश के समय को निर्धारित करने के लिए, वहां के टाइम को फिक्स या डिसाइड करने के लिए कि यही फिक्स टाइम है, और इसके आधार पर देश के अलग अलग जो स्थान है वहां पर समय या वहां की जो घड़ियां हैं उनमें टाइम डिसाइड किया जाएगा। तो इसीलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, देशांतर रेखाओं का।
देशांतर रेखाओं की स्टडी के बिना हम क्या नहीं कर सकते, तो हम समय की जो हमारा समय है, पृथ्वी का जो रोटेशन की वजह से पृथ्वी पर सूर्य का अलग अलग टाइम पर चमकना है, अलग अलग जगह पर सुबह का होना, रात का होना, तो उसका टाइम डिसाइड करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है जिनकी स्टडी हमें करना जरूरी है, तो वो क्या हो जाती है, देशांतर रेखाएं हो जाती हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था टोटल देशांतर रेखाएं कितनी है, 360, और पृथ्वी है ना 360 है। पृथ्वी 24 घंटे में कितना रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, एक चक्कर अपने अक्ष पर कितने टाइम में लगाती है, तो 24 घंटे में लगाती है। कितने टाइम में लगाती है, 24 घंटे में लगाती है। यदि इन 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम रही है ना, 24 घंटे में यदि पृथ्वी 360 डिग्री घूम रही है, तो एक घंटे में कितना घूम रही है, लगभग 15 डिग्री। कितने टाइम में, एक घंटे में कितना घूम रही है पृथ्वी, लगभग 15 डिग्री घूम रही है। ठीक है, एक घंटे में कितना घूम रही है, 15 डिग्री। यदि एक घंटे में 15 डिग्री घूम रही है, तो 30 मिनट में कितना घूमेगी, 1.5, 7 है ना, 7 सही 1/2 या 7.5 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसी के आधार पर हमें पता चलेगा कि जो भारत है ना, जो भारत है, भारत का समय है ना, भारत में जो समय है वो किस देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित किया गया है। अन्य देशों का जो समय है वो किस देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित किया है। कौन सी देशांतर रेखा है जिससे आगे या पीछे हमारे भारत का या अन्य देशों का समय चलता है। ठीक है, फिक्स कौन सी लाइन है जिसके आधार पर किसी देश का समय तय किया जाता है। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए हमने क्या पढ़ा कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, 0 डिग्री देशांतर जो जस्ट 20 से गुजर रही है, जिसे इंटरनेशनल टाइमलाइन कहा जाता है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, कितना, अगर टाइम में बोलूं है ना, अगर टाइम में बोलूं दूरी तो 111.32 किलोमीटर है भूमध्य रेखा पर यदि मैं आपसे बोलूं कि 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री देशांतर चलने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है, तो 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर चलने में पृथ्वी को कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट। ठीक है, 30 मिनट कब लग रहे थे, जब 7.5 डिग्री चल रही है, और 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में कितना घूमती है पृथ्वी, 15 डिग्री घूमती है, यानी कि एक है ना, 4 मिनट में कितना घूमेगी पृथ्वी, 1 डिग्री घूमेगी। ठीक है, 4 मिनट में कितना घूमेगी पृथ्वी, 1 डिग्री घूमेगी। क्लियर, इसी के आधार पर हमें कैसे पता चलेगा कि जो भारत का टाइम है वो कैसे, क्यों ईस्ट पार्ट में अलग टाइम है, वेस्ट पार्ट में अलग टाइम पे सूर्योदय अलग अलग समय पर हो रहा है, लेकिन संपूर्ण भारत की जो घड़ियां हैं उनमें एक ही टाइम होता है ना, पूरे भारत की जो घड़ियां हैं उनमें एक ही टाइम होगा। भले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे हो गए, 5 बजे हो गए, भले उसके 2 घंटे बाद गुजरात में हो गए। ठीक है, तो देखिए कैसे पता चलता है कि समय क्या होगा, आगे पीछे हो रहा है, और कैसे समय को डिसाइड किया जाएगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि देशांतर रेखाओं में एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय है ना समय रेखा या टाइम लाइन। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, या क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल टाइमलाइन। अब जो 0 डिग्री है ये निकलती कहां से है, तो ये निकलती है ग्रीनविच से। कहां से निकल रही है ना, ग्रीनविच क्या है, एक जगह है, ग्रीनविच लेबोरेटरी है, और ये है कहां पर, तो ये है लंदन में। कहां पर है साथियों, ये ग्रीनविच एक स्थान है जो कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में। और लंदन में कौन सी प्रयोगशाला है, ग्रीनविच लेबोरेटरी। इसी प्रयोगशाला से, इसी लेबोरेटरी, इसी स्थान से निकल रही है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल टाइमलाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब क्यों कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसी टाइम जोन के आधार पे यहाँ क्या मान लिया जाता है कि यहाँ पर टाइम क्या है, 0 है।
ठीक है। यहां से जब यहां जाओगे तो टाइम क्या होगा, प्लस में, जब इसके वेस्ट में जाओगे तो टाइम क्या होगा, माइनस में। ठीक है। अब देखो कैसे प्लस माइनस होगा, अभी आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, मैं आप लोगों को थोड़ा और क्लियर करती हूँ। ठीक है, देखो अब देखो क्या हुआ, 0 डिग्री है देशांतर रेखा। ठीक है, भारत के बारे में है ना, भारत का आप जब, चलो नक्शा बना लेते हैं, है ना, थोड़ा खराब सा बना है भारत, अच्छा बना लेते थोड़ा सा। ठीक है, ठीक। अब देखो, ये एक वेस्ट पॉइंट, ये ईस्ट पॉइंट, ये नॉर्थ पॉइंट, ये साउथ पॉइंट, यहां से एक देशांतर रेखा गुजर रही है, यहां से एक देशांतर रेखा गुजर रही है। ठीक है, एक चीज आपने और देखी होगी कि भारत के मध्य से एक और लाइन गुजरती है, 82 1.5 देशांतर रेखा। कौन सी, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। और ये कौन सी देशांतर रेखा है साथियों, तो ये है पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको अपने पहले लेक्चर में ही ये बता चुकी हूँ कि पूर्वी देशांतर क्यों बोल रहे हैं, उत्तरी अक्षांश क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। यानी कि अगर हम उत्तर दक्षिण गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध के भी किस भाग में, पश्चिम या पूर्व, तो पूर्व भाग में। इसीलिए अगर भारत की बात करें तो भारत पृथ्वी पर कहाँ है, भारत पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है, भारत की स्थिति है। ठीक है, अब देखो मैं आपको यही बताने वाली हूं कि जो भारत का टाइम है वो कैसे डिसाइड हो रहा है। यही जो 82.5 डिग्री रेखा है ना, यहां पर थोड़ी टेढ़ी है पर आप ऐसा नहीं बनाना। ठीक, जो 82.5 डिग्री रेखा है, जो कहां से गुजर रही है, यूपी से, एमपी से, है ना, छत्तीसगढ़ से, फिर उड़ीसा से, फिर कहां से गुजर रही है, आंध्र प्रदेश से। भारत के लगभग 5 राज्यों से कौन सी रेखा गुजरती है साथियों, तो गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, या जिसे कहते हैं भारत की, है ना, मानक समय रेखा, जिसे क्या कहते हैं, भारत की मानक समय रेखा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि ग्रीनविच क्या है। अब देखो भारत की मानक समय रेखा देखते हैं और ग्रीनविच देखते हैं कि इनमें क्या अंतर है और कैसे ये भारत का टाइम डिसाइड करने में हमें मदद करती है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में अगर टाइम डिसाइड करने की बात आएगी तो हम किसको देखेंगे, 0 डिग्री को देखेंगे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को देखेंगे कि इसके ईस्ट और वेस्ट पार्ट में टाइम जोन अलग अलग है और किस कंट्री ने कितने टाइम जोन रखे, ये हमारे, है ना, आगे के टॉपिक रहेंगे। ठीक। बात क्या कर रहे थे हम कि जो भारत का क्या है, मानक समय, भारत का मानक समय, है ना, या भारत की मानक समय रेखा। ठीक है, कितनी है तो 82.5 डिग्री। ठीक है, कौन सा देशांतर है, पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है भारत की मानक समय रेखा है और भारत के कितने राज्यों से गुजर रही है, तो 5 राज्यों से, जिसमें यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना, और 5th क्या है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कितनी जगह से गुजर रही है, 5 जगह से। अब यूपी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपी में एक स्थान है जिसका नाम है मिर्जापुर। ठीक है, या फिर यदि आपके पेपर में कभी आए नैनी, तो ये भी क्या है, सही। ठीक है, दोनों कभी देगा नहीं। उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर है ना, उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर है, जिसे पुराने टाइम पे जब हम पढ़ते थे नैनी कहा जाता था उस स्थान को, लेकिन वर्तमान में आपको बुक्स में क्या लिखा मिलेगा, मिर्जापुर। तो जो उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर है या नैनी है, वहां से गुजरने वाली ये जो रेखा है,
कौन सी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसी के आधार पर क्या होता है दोस्तों, भारत का जो मानक समय है या भारत, संपूर्ण भारत की जो घड़ियां हैं उनमें कितना टाइम दिखाया जाएगा, तो वो डिसाइड करेगी यही रेखा। ठीक है, अब देखो एक चीज हमने क्या देखी कि भारत की मानक समय रेखा, और एक पॉइंट हमने देखा था कि 0 डिग्री या इंटरनेशनल जो टाइम लाइन है वो। ठीक है, अब समय कैसे पता चलता है? आपने एक चीज सुनी होगी कि जो भारत का समय है वो 5.5 घंटे आगे है किससे? 5.5 घंटे आगे है किससे? इंटरनेशनल टाइम लाइन से, है ना। अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है उससे 5.5 घंटे आगे है भारत का समय। यानी कि अगर भारत में सुबह के कितने बज रहे हैं, शाम के कितने बज रहे हैं? 5:30। ठीक है, ये क्या है हमारा भारत। अगर भारत में शाम के 5:30 बज रहे हैं, शाम के, है ना, 5:30 बज रहे हैं, तो यहाँ क्या बजेगा? दिन के 12। ठीक है, हो गया 12 बजे। ठीक है, 12 बजे से इसलिए समझा रही हूँ कि आपको क्लियर होगा। मैं यहाँ 11 भी ले सकती हूँ, 8 भी ले सकती हूँ, लेकिन वो क्या होगा, फिर आप लोगों को समझने में परेशानी होगी। तो शाम को 12, आपने क्या लिया कि दिन के 12 बजे। यानी ग्रीनविच लाइन पर, ग्रीनविच देशांतर रेखा जहां से गुजर रही है, लंदन में कितना बजा है? दोपहर का 12 बजा है। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा, शाम के 12 बजे होंगे, है ना, सॉरी 5:30 बजे होंगे। कहाँ पर? भारत में। भारत में क्या बजा होगा इस समय? भारत में क्या होगा? शाम के 5:30 हो गए होंगे। अब ये होता क्यों है, क्यों होता है ना? तो जो हमारी पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है ना, जो हमारी क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी किस डायरेक्शन में घूम रही? ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूम रही है। यानी कि जो हमारी अर्थ है वो किस डायरेक्शन में जा रही है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, यानी कि जो सूर्य की रोशनी है, यानी कि जो सनलाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो सबसे पहले भारत के किस भाग में पड़ेगा, या पृथ्वी के किस पार्ट में जाएगा, किस पार्ट में पड़ेगा? तो वो पार्ट कौन सा? ईस्ट पार्ट। क्योंकि पृथ्वी कैसे घूम रही है? इस टाइप से घूम रही है, और इस टाइप से घूम रही है। सूर्य क्या है? अपनी जगह स्थिर है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूम रही है, तो सबसे पहले लाइट कहाँ पड़ेगी? पूर्व दिशा में। फिर पृथ्वी घूमेगी, फिर धीरे 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 आके पश्चिम दिशा में दिखाई देगी। ठीक है, तो सबसे पहले सनलाइट कहाँ पड़ेगी? ईस्ट पार्ट में पड़ेगी। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? सन की जो लाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो आगे पड़ने लगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जब जो हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 4 बजे हैं, चलो 4 नहीं लेते हैं ना, नहीं तो आप बोलोगे मैम बार बार 4 ही लेती हैं, 4 ही बजाते हैं। सुबह के क्या बजे हैं? 5 बजे हैं। तो सुबह 5 बजे यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है ना, सूर्य की सबसे पहली किरण अगर 5 बजे कहाँ पड़ी? अरुणाचल प्रदेश में, तो लगभग 2 घंटे, है ना, लगभग 2 घंटे बाद गुजरात में क्या होगा? सूर्य उदय होगा। यानी कि सूरज अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे दिख रहा है, तो गुजरात में कब दिखेगा? उसके लगभग 2 घंटे बाद, सुबह 7 बजे। ठीक है, अब ये जो 2 घंटे का अंतर है, क्यों आ रहा है? अरे सूर्य अलग टाइम पर दिख रहा है, पर यहाँ भी टाइम वही हो रहा है, वहां भी टाइम वही हो रहा है, 2 घंटे का अंतर है ना। सूर्य लेट और मतलब उदय हो रहा है, यहाँ जल्दी उदय हो रहा है, तो यहाँ सुबह इतनी जल्दी क्यों हो रही है, यहाँ सुबह इतनी लेट क्यों हो रही है सूरज के हिसाब से? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि सूरज के हिसाब से करेंगे तो फिर क्या होगा? यहाँ पर अलग टाइम हो जाएगा, यहाँ अलग टाइम हो जाएगा, यहाँ अलग टाइम हो जाएगा। मतलब कि 5 बजे यहाँ होगा, यहाँ 7 बजे होगा, तो ये क्या बोलेंगे? यहाँ भी 5 बजे है ना, क्योंकि हमारे सनलाइट कब पड़ी? हमारे तो सुबह 5-7 बजे पड़ रही है, तो वो क्या मानेंगे? नहीं 7 नहीं, हमारे यहाँ जब सूर्योदय हुआ तभी हमारे यहाँ सुबह हुई, यानी कि तभी 5 बजा हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे भारत में एक ही समय रखने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए हमने क्या माना कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है भारत की, मानक समय रेखा मान ली। अब दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई थी, है ना, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री देशांतर रेखा घूमने के लिए पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का।
ठीक है। 1 डिग्री देशांतर रेखा घूमने के लिए पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का। और भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितनी है? 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री देशांतर, यानी कि जीरो, है ना, 0 देशांतर से लेकर 82.5 देशांतर, ठीक है, 82.5 देशांतर। ठीक, अब आप मुझे बताओ, यदि एक देशांतर क्रॉस करने में 4 मिनट का टाइम लग रहा है, एक देशांतर क्रॉस करने में 4 मिनट का टाइम लग रहा है, तो 82 देशांतर क्रॉस करने में कितने मिनट का टाइम लगेगा? है ना, 82 देशांतर क्रॉस करने में कितने मिनट का टाइम लगेगा? ठीक है, अब देखो, 1 डिग्री में आपको 4 मिनट लग गया, ठीक है। 80 डिग्री में आपको कितना लगेगा? 80 डिग्री में 8 चौक 32, है ना, ठीक है। या इसको ऐसे नहीं समझते हैं, इसको और इजी वे में समझ लेते हैं। 1 डिग्री क्रॉस करने में आपको कितना टाइम लगा? 4 मिनट। 82.5 डिग्री जो रेखा है वो ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटे। यानी कि 5.5 घंटे को यदि हम मिनट्स में काउंट करें तो 6 पंजे 30, ठीक है, 300 मिनट, और 30 मिनट तो ये है ही, तो कितने हो गए? 330 मिनट, ठीक है ना, इंटू कर दो, यही हो रहा है ना, 6 पंजे 30, यानी कि कितना हो गया? 300 मिनट मिल गए आपको, और आधा घंटा यानी कि 30 मिनट तो पहले है, 330 मिनट, ठीक है। इतने मिनट यदि आप मिनट्स में काउंट करोगे तो थोड़ी आसानी होगी। अब मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, कि जो ग्रीनविच रेखा है, जो ग्रीनविच लाइन है, उससे हमारा जो भारत का समय वो 5.5 घंटे आगे है। तो वो किस वजह से? इसी वजह से, क्योंकि इन दोनों में जो अंतर है देशांतर का, इसी वजह से क्या है, भारत का जो समय है, मानक समय है, वो ग्रीनविच मीन टाइम, ये लंदन से 5.5 घंटे आगे है। क्यों है? तो देशांतर रेखाओं की वजह से, क्योंकि लंदन कहाँ पर है? 0 डिग्री देशांतर, लंदन नहीं है, लंदन से गुजर रही है, ठीक है। लंदन से कौन सी रेखा गुजर रही है? 0 डिग्री देशांतर। और भारत से कौन सी गुजर रही है? तो 82 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इन देशांतरों के बीच के अंतर की वजह से ही क्या हो रहा है? समय में अंतर है। यदि भारत में सुबह के क्या, शाम के क्या बज रहे हैं? 5:30 बज रहे हैं, तो 0 डिग्री पर क्या बजेगा? यहाँ पर दिन के 12 बजेंगे, ठीक है, दिन के 12 बजेंगे। अब आप बोलोगे मैम आपने ईस्ट पार्ट में तो बताया, वेस्ट पार्ट में बताइए, ठीक है। तो यदि वेस्ट पार्ट में भी यही है, अगर वेस्ट पार्ट में भी हम चलना प्रारंभ करते हैं 82.5 डिग्री के पास, है ना, वेस्ट पार्ट में भी अगर हम 82.5 डिग्री लेते हैं, तो यहाँ भी क्या होगा? ये टाइम भी क्या होगा? 5.5 घंटे पीछे हो जाएगा, ठीक है। अब पीछे क्यों हो जाएगा? क्यों सनलाइट सबसे पहले कहाँ पड़ी? भारत में पड़ी, है ना, सबसे पहले भारत में पड़ी। और एक अक्षांश, जो देशांतर रेखा है, उनको एक देशांतर रेखा घूमने में लग रहा है 4 मिनट का टाइम, ठीक है। तो 82.5 देशांतर से जब घूमते घूमते पृथ्वी के डायरेक्शन, जो सन का डायरेक्ट एकदम रोशनी पड़ रही है, वो कहाँ? लगभग 5.5 घंटे किसके ऊपर पड़ेगी? इक्वेटर पर, सॉरी, 0 डिग्री देशांतर रेखा है ग्रीनविच पर पड़ेगी 5.5 घंटे बाद, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर घूमी, यदि 82.5 डिग्री कहाँ ले जाना है आपको? यहाँ लेकर जाना है, तो लगभग उतना ही समय कहाँ लगेगा? यहाँ पर लगेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ सुबह का कितना बज रहा होगा? ग्रीनविच से 82.5 डिग्री अगर आप फिर से पीछे जाते हो वेस्ट की तरफ, तो वहां क्या समय हो रहा होगा? वहां हो रहा होगा सुबह का 5:30। क्लियर? ठीक है, सुबह का क्या हो रहा होगा? 5:30। यदि ग्रीनविच पर क्या है? 0 डिग्री पर क्या बज रहा है? 12 बज रहा है, और आप 82.5 डिग्री ईस्ट में चलते हो तो भारत आता है, तो भारत 5.5 घंटे आगे है किससे? 0 डिग्री या ग्रीनविच मीन टाइम रेखा पर जो समय हो रहा है। यदि आप वेस्ट में चलते हो तो क्या हो जाता है कि ये 5.5 घंटे पीछे समय हो जाता है, यानी यहाँ दिन का 12 बज रहा है, तो यहाँ क्या बजेगा? सुबह का 5:30। क्लियर? आई होप आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा ये चीज, ठीक है। ठीक, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, है ना।
और अगर डिटेल में आपको, और क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डेप्थ में था, इतना डिटेल में था, देशांतर रेखाओं, आपने भी कभी पढ़ा होगा, यदि खुद भी आपने कभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा कि आप देशांतर रेखाओं को 20 मिनट 25 मिनट दे रहे हैं, नहीं दिया होगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि इंटरनेशनल टाइमलाइन क्या है, भारत की मानक समय या स्टैंडर्ड टाइमलाइन या इंडिया का जो मेन टाइमलाइन है वो क्या है, तो 82.5 डिग्री। 0 डिग्री क्या है ये भी आपको पता है, 0 डिग्री की ईस्ट वेस्ट में जाएंगे तो क्या होगा, भारत में 82.5 डिग्री रेखा कहाँ से गुजर रही है, तो ये कहाँ से गुजर रही है, उत्तर प्रदेश से आएगी, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। सबसे पहले कहाँ एंटर करेगी, तो उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी, और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, फिर उसके बाद कहाँ जाती है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से टूटकर कौन बना, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जस्ट नीचे कौन, उड़ीसा, और उड़ीसा के जस्ट नीचे आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद ये सीधी निकल जाती है, ठीक है। तो भारत के 5 राज्यों से क्या हो रही है, ये जो मानक समय रेखा है वो गुजर रही है। अब देखो इस मानक समय रेखा के अलावा भी क्या देखना है हमें देखना है एक रेखा जो भारत से गुजरती है जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा, ठीक है। दूसरा मैप बनाएंगे इसके लिए अपन, क्या है, कर्क रेखा। कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। कर्क रेखा क्या है, तो कर्क रेखा क्या है, पृथ्वी पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक है। पृथ्वी पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी कि ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर के जस्ट ऊपर जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रही है वो क्या है, कर्क रेखा। और विषुवत रेखा या इक्वेटर के साउथ से जो 23.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रही है, सॉरी अक्षांश रेखा जो गुजर रही है उसे क्या कहा जाता है, मकर रेखा। तो ये क्या है, कर्क रेखा, और ये क्या है, मकर रेखा, ठीक है। और ये क्या है, इक्वेटर, ठीक है। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा, और 0 डिग्री तो आपको पता ही है, भूमध्य रेखा, ठीक है। एक चीज और आपने देखी थी कि ये क्या जा रही है, 0 डिग्री जो टाइम लाइन है या देशांतर रेखा जिसे बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा जिसे बोलते हैं, ये कहाँ कहाँ पर किसको क्रॉस करेगी, ठीक है, ठीक। क्योंकि आपसे एग्जामिनर ये पूछ लिया है उसने बहुत बार कि कर्क रेखा कितने देशों से गुजर रही है, भारत के कितने राज्यों से गुजर रही है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजर रही है, ये पुराने क्वेश्चंस हो गए। अब क्या है, थोड़ा डेप्थ में जाकर क्या करता है एग्जामिनर, आपसे क्वेश्चन करता है, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है कि आपकी अप्रोच वो देख सके कि आप किसी चीज को कितनी गहराई से पढ़ते हो, आप किसी चीज से जुड़े हुए टॉपिक्स को, उससे जुड़ी हुई बातों को कितने अच्छे से समझते हो, उसको कोरिलेट कर पाते हो, ठीक है। तो अगर अब आप सोच रहे हो कि सिर्फ पढ़ लिया कि भारत के 8 राज्यों से जाती है ये हो गया, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अब इनके अंदर पढ़नी पड़ेगी, इन टॉपिक्स को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई पत्थर रख दिया है आपके ऊपर कि नहीं यार हम नहीं पढ़ पाएंगे, कैसे है, क्यों नहीं आएगा, है ना। कुछ फैक्ट्स अगर हम दिमाग लगा के थोड़ा सा डीपली पढ़ें, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मैंने आपको एक चीज बताई है कि बिना मैप के आप बिल्कुल भी ज्योग्राफी पढ़ने ना बैठे, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो वापस आते अपने टॉपिक पर, हम कहाँ थे, कर्क रेखा पर, कहाँ पर थे, कर्क रेखा पर, ठीक है। हम कहाँ थे, कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, ठीक है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती। यदि मैं आपको क्या बना दूं, एक लाइन, ठीक है, क्या बना दिया, सबसे पहले क्या आएगा, गुजरात, फिर क्या आएगा, राजस्थान, फिर क्या आएगा, मध्य प्रदेश, फिर क्या आएगा, छत्तीसगढ़, फिर क्या आएगा, झारखंड, ठीक है, फिर क्या आएगा, पश्चिम बंगाल, उसके बाद क्या आएगा, त्रिपुरा, ठीक है, फिर क्या आएगा, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के जस्ट बाद क्या आएगा, मिजोरम, ठीक है। क्या आया,
पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले जो कर्क रेखा है भारत में जब एंटर करती है, ऐसा नहीं है कि एंटर कर रही है ना कोई लड़की या लड़का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कर्क रेखा भारत में यदि हम वेस्ट से देखें तो वेस्ट से सबसे पहला राज्य कौन है? यदि हम क्या मान लें इसको वेस्ट साइड, है ना, जो कि है इसको क्या, ये क्या है, ईस्ट साइड। तो अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर, तो कर्क रेखा पर बसे भारतीय राज्यों का क्रम क्या है? सबसे पहले कर्क रेखा कहाँ एंटर करेगी? गुजरात में। उसके बाद कहाँ जाएगी? राजस्थान में। फिर कहाँ जाएगी? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के क्योंकि 14 जिलों से गुजरती है। ठीक है ठीक है, हम मध्य प्रदेश के ही निवासी हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना ही होता है हमको मध्य प्रदेश, क्योंकि स्टेट सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत अच्छे क्वेश्चन और डीपली क्वेश्चन आते हैं एमपी से। फिर क्या आएगा? झारखंड आ गया, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर क्या हो गया? मिजोरम। ठीक है, तो आपको ये 8 राज्य याद हो गए। अब इन 8 राज्यों के अलावा एक पॉइंट मैं आपको बता रही थी कि जो 0 डिग्री है, जो ग्रीनविच लाइन है, वो कहाँ कहाँ किस लाइन को क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो यदि मैं आपसे एक बात कहूं, यदि मैं आपको बताऊं, है ना, यदि मैं आपको क्या बताऊं कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है या ग्रीनविच मीन लाइन कर्क रेखा को कहां काट रही है, तो ये कर्क रेखा को कहां काटेगी? अल्जीरिया, है ना, अफ्रीका का एक देश है अल्जीरिया, जहां कर्क रेखा और जो देशांतर रेखा है, कौन सी देशांतर रेखा? 0 डिग्री देशांतर रेखा क्रॉस कर रही है। तो या फिर मैं आपसे कहूं कि कर्क रेखा, या तो आप मान लें कि कर्क रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहां क्रॉस कर रही है, तो ये भी गलत नहीं होगा। या फिर मैं आपको कहूं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को कहां क्रॉस कर रही है, ये दोनों लाइनें आपस में कहां क्रॉस कर रही हैं? तो ये अफ्रीका की एक कंट्री है अल्जीरिया, वहां पर। ठीक है, अफ्रीका की कंट्री अल्जीरिया, अल्जीरिया में क्या कर रही है ये दोनों लाइंस? क्या कर रही है? ये पॉइंट जो है ये क्या है? अल्जीरिया है। ठीक है साथियों, दिख रहा होगा आप लोगों को, इसीलिए मैंने कलर चेंज किया हुआ है। ठीक, तो ये स्थान क्या है? अल्जीरिया है। अब आगे बढ़ती है जो पूर्वी देशांतर, सॉरी देशांतर रेखा है, ग्रीनविच लाइन है, लिख देती हूँ, है ना, ग्रीनविच रेखा। ठीक है ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, वो इक्वेटर या भूमध्य रेखा को कहाँ क्रॉस कर रही है? तो ये कहाँ क्रॉस कर रही है साथियों? ये कर रही है गिनी की खाड़ी में, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है? गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी में। ठीक है, अफ्रीका के पश्चिमी भाग में है गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी में क्या कर रही है? जो ग्रीनविच रेखा है, इक्वेटर और ग्रीनविच रेखा आपस में क्या कर रही है? एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। अब बची क्या? अब बची मकर रेखा। ठीक है, तो ग्रीनविच रेखा और मकर रेखा आपस में कहाँ टकरा रही है या एक दूसरे को कहाँ क्रॉस कर रही है? अटलांटिक में। कहाँ कर रही है? अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो आपको तीनों पॉइंट मिल गए कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, एक बार और बना लेते हैं ताकि आप लोगों को एकदम से याद हो जाए कि कैसे पढ़ाया था, कैसे याद करना है। आपने क्या बनाया? अर्थ बनाया। आपने क्या बनाया? 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन बनाई। ठीक है, एक लाइन आपको पता है कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी भाग में। ठीक है, जब आप 0 डिग्री के उत्तर में जाओगे तो आपको मिलेगा 23.5 डिग्री। ठीक है, जिसे बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में जिसे क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा। यदि हम कर्क रेखा और मकर रेखा की बात करें, सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा और जो भूमध्य जो ग्रीनविच रेखा है या 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कहाँ कर रही है? तो वो कहाँ कर रही है? अल्जीरिया में। कहाँ क्रॉस कर रही थी? अल्जीरिया में। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? अल्जीरिया है। ठीक दूसरी चीज, अब क्या हुआ? अब हमें क्या दिख रही है? भूमध्य रेखा दिख रही है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वही क्या है? भूमध्य रेखा, जिसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर या विषुवत रेखा। ठीक है,
तो विषुवत रेखा को 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। या तो आपसे अक्षांश देशांतर पूछ सकता है, या आपसे ग्रीनविच बोल देगा, भूमध्य रेखा बोल देगा, या आपसे बोल दिया कि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहाँ आपस में क्रॉस कर रही है। तो कंफ्यूज क्यों होना है? 0 डिग्री जो देशांतर रेखा उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल टाइम लाइन, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, या फिर हम इसे ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन लाइन बोलते हैं। ठीक है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये तो अक्षांश रेखा है, इसे इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये स्थान क्या है? ये स्थान है गिनी की खाड़ी। ठीक है, गिनी की खाड़ी। ठीक है साथियों, ये स्थान क्या है? गिनी की खाड़ी है। ठीक, अब बात किसकी करते हैं? मकर रेखा की। किसकी बात करते हैं? मकर रेखा की। तो ये स्थान क्या है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, क्या है? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन। तो 3 पॉइंट मिल गए कि तीनों लाइंस को, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है या 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, वो कहाँ कहाँ क्रॉस कर रही है। तो ये वो 3 स्थान है। और ये आपको अगर याद रखने हैं, वैसे तो आपको याद हो गए होंगे, यदि और अच्छे से देखना है तो 1-2 बार अपना जो वर्ल्ड मैप है वो उठाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब वापस कहाँ आते हैं? भारत पर। वापस कहाँ जाते हैं? भारत पर। अब देखिए, आपको ये कॉमन चीजें सब पढ़ाते हैं, है ना, कि कितने राज्यों से गुजर रहे हैं, ये है वो है। ठीक है, एक चीज, यदि मैं बात करूं कि जो कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई है, कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई यदि भारत में है, तो वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, यदि कर्क रेखा को देखें तो सबसे ज्यादा दूरी पर फैली हुई है कर्क रेखा मध्य प्रदेश से, या मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा भाग से क्या हो रही है? कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, एक पॉइंट ये कि सबसे ज्यादा लंबाई कर्क रेखा की किस राज्य में है? तो किस भारतीय राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अब मैं आपसे बोलूं सबसे कम लंबाई। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं सबसे कम लंबाई। ठीक है, सबसे कम लंबाई, तो ये कहाँ है? ये कहाँ है साथियों? ये है राजस्थान। ठीक है, कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। जबकि कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई कहाँ है? यानी कि सबसे कम ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें कर्क रेखा सबसे कम भाग से गुजरती है? तो वो क्या है? राजस्थान। ठीक है, सबसे ज्यादा, है ना, प्लस प्लस से आप समझ जाएंगे सबसे ज्यादा, और माइनस माइनस यानी कि सबसे कम किस जगह से गुजर रही है? तो राजस्थान। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक, हमें राज्य पता है, सबसे कम ज्यादा क्षेत्रफल पता है। अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो कर्क रेखा है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब क्योंकि 8 राज्य, तो 8 राज्यों की राजधानी, है ना, सबकी राजधानी पता ही है। गुजरात की गांधीनगर, ठीक है, राजस्थान की जयपुर, ठीक है, और मध्य प्रदेश की क्या है? भोपाल, ठीक है, छत्तीसगढ़ की क्या है? रायपुर, झारखंड की क्या है? रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, ठीक, त्रिपुरा की क्या है? अगरतला, मिजोरम की क्या है? आइजोल। ठीक है, मिजोरम की क्या है? आइजोल। सबको पता होगी, जिसको नहीं पता है वो एक बार देख लो। गुजरात की क्या है? गांधीनगर। जयपुर कहाँ के? तो राजस्थान की है। मध्य प्रदेश की भोपाल है। छत्तीसगढ़ की रायपुर है। झारखंड की रांची है। पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। यदि हम बात करते त्रिपुरा की अगरतला है, और मिजोरम की क्या है? आइजोल है। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन अगर करूं कि जो कर्क रेखा है भारत में, यदि मैं आपको क्रम दे दूं कि कर्क रेखा भारत में सब कहां से गुजरती है ना, इनका क्रम लगाइए। तो सबसे पहले मैंने आपको दे दिया गुजरात, फिर मैंने आपको दे दिया दूसरे नंबर पे राजस्थान, फिर मैंने आपको तीसरे नंबर पर दे दिया त्रिपुरा,
ठीक है, और फिर मैंने आपको चौथे नंबर पर दे दिया बांग्लादेश। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इनका सीक्वेंस जमाना है ना। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं कि हमने तो यही पढ़ा है यार, सर ने मैम ने यही पढ़ाया हुआ है कि 8 राज्यों से गुजरती है भारत के, और बीच में क्या बसा हुआ है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश, यहाँ क्या है, बांग्लादेश। ठीक है, तो क्या आप बांग्लादेश को छोड़ सकते हैं, है ना, रेड कलर से बना देते हैं ताकि क्या हो, याद रहे, ये क्या है, बांग्लादेश है। ठीक है, तो यदि मैंने आपसे क्या क्वेश्चन किया कि सबसे पहले कहाँ एंटर हुई, गुजरात में, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक, यदि आपको ऑप्शन में कभी क्या आता है, बांग्लादेश आता है, कि छत्तीसगढ़, झारखंड या पश्चिम बंगाल के बाद क्या आएगा, कहाँ जो कर्क रेखा है वो एंटर करेगी, कहाँ प्रवेश करेगी, तो वो कहाँ प्रवेश करेगी, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के बाद ही वो कहाँ जाएगी, मिजोरम, सॉरी त्रिपुरा और मिजोरम में। ठीक है, तो ये चीज क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक, किसी को नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों का कर्क रेखा से जुड़ा हुआ, भारत से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक, जो कोई भी क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ से नहीं छूटेगा। एक और चीज, अब बात आती है इन 8 राज्यों की जो राजधानियां हैं। ठीक है, 8 राज्यों की जो राजधानियां हैं उनके बारे में यदि हम बात करते हैं। ठीक है, तो एक आपको क्या याद रखना है, जयपुर, और एक आपको याद रखना है रांची। क्या याद रखना है, एक आपको याद रखना है जयपुर, एक आपको याद रखना है रांची। यदि मैं आपसे कहूं कि भारत में जो भारत कर्क रेखा पर स्थित है ना, क्योंकि अब कर्क रेखा पर 8 राज्य बसे हुए हैं, तो कर्क रेखा इन्हीं से जा रही है, अन्य कोई राज्य की राजधानी पूछेंगे नहीं। ठीक है, कर्क रेखा पर स्थित सबसे दूर राजधानी, कर्क रेखा पर स्थित जो राज्य है, जो स्टेट्स कर्क रेखा जिन स्टेट से गुजर रही है, उन स्टेट में सबसे दूर जो राजधानी है कर्क रेखा से, ये कौन गुजर रही है, कर्क रेखा गुजर रही है। और इस कर्क रेखा से सबसे ज्यादा दूर स्थित जो राजधानी है उसका नाम क्या है, जयपुर। ठीक है, भारत में कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से गुजर रही है, उन 8 राज्यों की राजधानियों में से कर्क रेखा से सबसे दूर, सबसे दूरी पर स्थित राजधानी तो कौन सी है, जयपुर। और ये किसकी राजधानी है, ये किसकी राजधानी है साथियों, किसकी राजधानी है ये, राजस्थान की। ठीक है, किसकी राजधानी है, राजस्थान की। ठीक है, किसकी राजधानी है, राजस्थान की। अब आपको ये पता चल गया कि कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित राजधानी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कर्क रेखा से सबसे पास स्थित राजधानी कौन सी है, तो वो है साथियों रांची। ठीक है, कर्क रेखा पर स्थित जो भारतीय राज्य हैं, जो 8 राज्य कर्क रेखा पर बसे हुए हैं, ठीक है, उन 8 राज्यों में से सबसे दूर राजधानी यदि कोई है कर्क रेखा पर सबसे ज्यादा दूरी पर, तो वो है जयपुर। और सबसे ज्यादा पास कौन सी राजधानी है, तो वो है झारखंड की राजधानी, झारखंड के कैपिटल रांची। ठीक है, 2 पॉइंट। ठीक है, एक आपको क्या पता चल गया कि सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ है कर्क रेखा की, किस राज्य में, सबसे कम किस राज्य में। दूसरा, सबसे दूरी पर स्थित राजधानी, सबसे नजदीक स्थित राजधानी। अब एक और क्वेश्चन जो है आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या करेगा, एग्जामिनर पूछ सकता है ना। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं, जो गांधीनगर है किसकी राजधानी है, गुजरात की। ठीक है, फिर जयपुर कहाँ है, राजस्थान की। मध्य प्रदेश की क्या है, तो भोपाल है। पूरी मिटा देते हैं चलो, है ना, दोबारा बनाते हैं, मजा आएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की क्या है, भोपाल है। छत्तीसगढ़ की क्या है, रायपुर है। झारखंड की क्या है, रांची है। पश्चिम बंगाल की क्या है, कोलकाता है। ठीक है, ठीक है, फिर क्या है, त्रिपुरा की क्या है, अगरतला है।
और मिजोरम की क्या है, आइजोल। मिजोरम की क्या है साथियों, आइजोल है। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे कि मैम ने अभी तो ये लिखा था, दोबारा क्यों लिखा है ना, इतना कष्ट क्यों किया, इतनी मेहनत क्यों की? तो इसलिए किया ताकि आप लोगों को एक अंतर समझ आए कि मैंने आपको क्या बताया, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, सबसे ज्यादा लंबाई, सबसे कम लंबाई, सबसे दूर स्थित राजधानी, सबसे पास स्थित राजधानी। उसी के साथ आपसे ये भी तो क्वेश्चन कर सकता है कि कर्क रेखा पर जो राजधानियां हैं जिन राज्यों की, वो किसके नॉर्थ और साउथ में है ना? तो कर्क रेखा पर यदि किसकी बात करूं मैं, जो उत्तर में राजधानियां हैं, कर्क रेखा के उत्तर में और कर्क रेखा के दक्षिण में। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में और कर्क रेखा के दक्षिण में। तो एक जयपुर, एक अगरतला और एक आइजोल। ठीक है, ये 3 राजधानियां कर्क रेखा के उत्तर में हैं और बाकी की जो 5 राजधानियां हैं वो कर्क रेखा के दक्षिण में। यानी कि अगर आप 3 राजधानियां याद कर लेते हैं जो कर्क रेखा की उत्तर दिशा में है, तो आपको क्लियरली याद हो जाएंगे कि कौन सी राजधानियां दक्षिण में है ना? कोई कंफ्यूजन रहेगा क्या? हमें उत्तर की पता है कि उत्तर में 3 राजधानियां हैं, मतलब बाकी जो 5 राजधानियां बची हैं वो कहाँ होंगी? ऑब्वियस सी बात है, दक्षिण में होंगी। ठीक है, कहां पर है? तो दक्षिण में। उत्तर में कौन सी राजधानी? जयपुर, जो सबसे दूर स्थित राजधानी है। ठीक है, अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की, जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम की, जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यानी कि कर्क रेखा के अगर उत्तर में राजधानियों की बात करें, है ना, उत्तर में स्थित राजधानियां कौन सी हैं? तो जयपुर, अगरतला और आइजोल। ठीक है, अब किसकी राजधानी है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, किस स्टेट की है ना? तो आई होप आप लोगों को जो कर्क रेखा वाला जो टॉपिक है मैंने बताया है वो पूरा हो गया हो। ठीक है ठीक, कर्क रेखा से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, भारत से रिलेटेड। ठीक, कर्क रेखा 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसे कहाँ क्रॉस कर रही है? तो क्रॉस कहाँ कर रही है? अफ्रीका के अल्जीरिया में। कर्क रेखा भारत से गुजरती है तो 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों की राजधानियां मैंने आपको बताया। हमने ये पढ़ा कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सी राजधानी है, दक्षिण में कौन सी राजधानी है। तो सिर्फ 3 राजधानियां हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, बाकी की 5 राजधानियां कहाँ है? दक्षिण में है। कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित राजधानी है जयपुर। कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित राजधानी कौन है? झारखंड की राजधानी रांची। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको और बताया था कि जब आप सीक्वेंस से कभी क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा याद रखना है कि भारत के 6 राज्य कहाँ है? वेस्ट में, और बीच में क्या है? बांग्लादेश है। और उसके बाद कहाँ? ईस्ट में 2 राज्य हैं। और भारत के लगभग क्या, भारत के टोटल 8 राज्यों से क्या गुजर रही है? कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। किसी को नोट करना है या साथ में नोट कर लिया हो? ठीक है, वैसे नोट करने जैसा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको पढ़ाया है। आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, है ना? वैसे तो नहीं होना चाहिए। कर्क रेखा की एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं है ना, जो हमें पढ़नी है। खैर वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। कर्क रेखा के बारे में और क्या पढ़ेंगे? जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, अन्य जो देश हैं उससे गुजर रहे हैं। कौन कौन से देशों से गुजर रही है? ठीक है, तो हमें अभी वर्ल्ड का नहीं पढ़ना है, हमें इंडिया का पढ़ना है। और इंडिया जो है वो किस में है? तो इंडिया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप का एक देश है। ठीक, अब हम बात करते हैं यदि किसकी? भारतीय उपमहाद्वीप, या फिर हम बात करते हैं एशिया की, है ना। तो जो भारत के पड़ोसी देश है उन्हें तो एक बार देख ही ले। क्या पाकिस्तान से कर्क रेखा गुजरती है? नहीं। क्या पाकिस्तान से कर्क रेखा गुजरती है? नहीं। ठीक है, इसको इसलिए हटा देते हैं। दूसरी चीज, कहाँ से गुजर रही है? भारत से गुजर रही है, बांग्लादेश से जा रही है। ठीक है, फिर कहाँ से जा रही है? म्यांमार से जा रही है।
फिर कहाँ से जा रही है, चीन से जा रही है। तो भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, भारत के कौन कौन से देश हैं जिनसे कर्क रेखा गुजर रही है, तो खुद भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। ठीक है साथियों, तो आज आई होप कि आज आप लोगों का कर्क रेखा और भारत का जो टाइम जोन है, भारत में जो समय का निर्धारण किया जाता है, वो आपको जो टॉपिक है आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नई क्लास में। धन्यवाद।